हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम क्या करेंगे, विजन का पॉलिटी सेक्शन तो कंप्लीट बिल्कुल कर देंगे इसी वीडियो के अंदर ही। गाइस, अभी तक होपफुली आपने तीनों वीडियो से लेसन्स देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। फोर्थ में गाइस टॉपिक है वुमेन इन जुडिशरी के बारे में, क्योंकि देखो अब हम जो वीडियो बना रही हूँ मैं आज, तो बहुत ही जल्दी आज मार्च को वीडियो बन रही है और 8 मार्च गाइस हमारा क्या है, वुमेंस डे भी है। अब यहाँ पर ना रिसेंटली बड़ा कमाल का काम ये हुआ कि थर्ड टाइम हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑल वुमेन बेंच है। ठीक है, थर्ड टाइम क्यों है? क्योंकि पहले 2013 में, 18 में, 22 में ऐसे ऐसे वुमेन बेंचेस फॉर्म किए गए हैं। अच्छा, थर्ड ऑफ ऑल वुमेन बेंचेस क्या क्या केसेस को सुनते हैं? जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, बेल मैटर्स हैं, ट्रांसफर पिटीशंस हैं, इसको सुनती हैं वो। सुप्रीम कोर्ट के पास 3 वुमेन जजेस हैं, लेकिन कंट्री को पहला फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस कब मिलेगा गाइस? 2027 के अंदर। ठीक है, अब देखो वुमेन जुडिशरी स्टेटस इंडिया के अंदर देखोगे तो आपको थोड़ा शर्म आएगी कि 15% वुमेन हमारी खाली एडवोकेट हैं। ठीक है, सिक्किम, तेलंगाना एंड दिल्ली आर ओनली स्टेट्स ओवर अ फोर्थ ऑफ वुमेन इन द हाई कोर्ट। उसके बाद 5 से 11 तो वुमेन 11 वुमेन जो होती हैं ऐसी जजेस वर अपॉइंटेड इन द लास्ट 3 years। तो देखो नंबर तो हमारे पास बहुत ही कम है। अगर टोटल स्ट्रेंथ तुम देखोगे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में तुम्हें फिर वुमेन मिल जाएगी, जैसे जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आता है परसेंटेज हमारी गिरती ही चली जाती है। अब देखो हम ना क्यों कह रहे हैं वुमेन का जुडिशरी में बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है? देखो सबसे पहली बात, वुमेन लाती है तो डाइवर्सिटी लाती है, यानी कि अगर देयर इज़ अ नीड टू ब्रिंग डाइवर्सिटी इन जुडिशरी, मानते हो ना, कोई तो होना चाहिए वुमेन रिप्रेजेंटेशन, तभी तो जेंडर पर्सपेक्टिव को भी समझा जाएगा। तो डिफरेंट जो सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं वुमेन के अलग होते हैं, आप मानते हो ना, क्योंकि उसकी थिंकिंग, उसका जजमेंट, उसके एक्सपीरियंसेस इतने अलग होते हैं, इसी वजह से उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज अलग होता है, उसकी रीजनिंग अलग होती है चीज़ों को लेकर, उसकी इंटरप्रिटेशन अलग होती हैं, इसलिए ज़रूरत है वुमेन की। सेकेंड है बिल्डिंग पब्लिक ट्रस्ट। देखो वुमेन जजेस ना कोर्ट की लेजिटमेसी को इन्हांस करेंगी, पब्लिक ट्रस्ट जिससे कि बढ़ेगा। तो ये पावरफुल सिग्नल है कि हम जो चाहते हैं ओपन एक्सेसिबल हो, जस्टिस सभी के लिए हो, है ना, राइट टू सीक जस्टिस सभी को मिले, तो वो एक आपका वुमेन जजेस से मिल सकता है। दूसरा मॉडर्नाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, यानी कि कह रहा है कि देखो लॉन्ग एस्टैब्लिश डेमोग्राफीज को चेंज करना हुआ कोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि इंस्टीट्यूशंस अमेनेबल हों, न्यू लाइट की तरफ बढ़ें, पोटेंशली मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ें, रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है हमें। अब वुमेन की जब विजिबिलिटी जुडिशरी सिस्टम में आएगी तो वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देगी जो वुमेन या दूसरे जेंडर्स हैं, है ना। इससे क्या होगा, जस्टिस सिस्टम को इंक्लूसिव एंड सोसाइटी की रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो यानी कि एज अ सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन अगर एज अ होल हो तो वो बहुत ज़रूरी है, और ये वुमेन के जस्टिस सिस्टम यानी जुडिशल सिस्टम में आने से हो सकता है। ठीक है, इंक्लूसिविलिटी बढ़ेगी, है ना, जुडिशल इंक्लूसिविलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है रीजंस फॉर लो रिप्रेजेंटेशन इन वुमेन जुडिशरी। देखो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, सोशल फैक्टर। क्यों? क्योंकि लॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल वर्क आवर्स लॉ में होते हैं, हम जानते ही हैं। अब वुमेन के साथ क्या है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वुमेन इसीलिए क्या करती हैं, आउट ऑफ प्रैक्टिस चली जाती हैं, ड्रॉप कर देती हैं, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं। तो वुमेन का जो करियर ग्राफ है ना गाइस, फैमिली रेस करना, उस वजह से बहुत ज़्यादा उसके करियर ग्राफ में नीचे चला जाता है उसका। इसलिए आप देखो ना सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काफ़ी सारे वुमेन जजेस हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फिर उनकी मैटरनल के बाद चाइल्ड ब्रिंगिंग, ये सब कुछ जो उनका होता है, तो सम गिव अप प्रैक्टिस ऑल टुगेदर, है ना। या तो वो किसी पार्ट टाइम में चली जाती हैं, किसी और स्टेबल ऑप्शंस पे देखती हैं। मैंने देखा बहुत सारी ना, मेरी जो फ्रेंड्स भी हैं गाइस जो ना उन्होंने लॉ किया और उसके बाद वो फिर क्या, उन्होंने कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद, क्योंकि फिर फैमिली आ गई, क्योंकि फिर उनके चिल्ड्रन हो गए, तो उसकी वजह से उनको क्या करने लगी थी, वो तो टीचिंग करने लग गई या प्रोफेसर बन गई, तो वो इन्होंने ना दूसरे किसी कॉर्पोरेट में चली गई। तो उन्होंने ना ये सारी चीज़ें एकदम जज में जाके जुडिशल सिस्टम में उन्होंने फिर अपने आप को मतलब वहाँ पे छोड़ दिया उन्होंने। जो सिस्टम लॉट, अब इससे क्या होगा, देखो डाइवर्सिटी चली गई, है ना, कितनी सारी एबिलिटी और क्वालिटी वुमेन में होती है जिससे जस्टिस डिलीवरी और अच्छी हो सकती थी, वो हमें नहीं मिली। तो सोशल फैक्टर सबसे पहले आ जाते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी एक है, एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। मेजर बैरियर जो वुमेन रिक्रूटमेंट एज अ डिस्ट्रिक्ट जजेस होती है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस एग्जाम। और लॉयर्स को इसमें 7 साल का कॉन्टिन्यूस लीगल प्रैक्टिस चाहिए, एज ब्रैकेट 35 to 45, वुमेन कर ही नहीं पाती, सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। उसके बाद जेंडर डिस्पैरिटी है जुडिशरी के अंदर, तो एक्सेप्ट फॉर 1 वुमेन जज टिल नाउ नो वुमेन जज हैज़ मेड इट टू एससी के कोलेजियम सिस्टम में भी, टॉप 3 जजेस में भी नहीं होती हैं वुमेन्स। फिर देयर इज़ अ लो एलिवेशन ऑफ वुमेन एडवोकेट्स फ्रॉम बार टू द बेंच, तो ये भी एक बात है। तो जेंडर डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है कि फिर मिलता ही नहीं जुडिशल सिस्टम में, आपको वुमेन नहीं मिलेगी। तो अभी कह रहे हैं करो क्या, तो करने के लिए यही है, कंड्यूसिव वर्क प्लेस बनाने की ज़रूरत है। जैसे मेन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के साथ बात करता है, ऐसे ही वुमेन की भी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करा जाए एज ऑल जेंडर प्रॉब्लम्स।
फिर जुडिशल बेंचेस के बारे में कर रहा है कि भाई इनकरेज करो यंग फीमेल लॉयर्स को कि वो आएँ कोर्ट में आएँ, अपना ये मिथ हटाएं, परसेप्शन हटाएं कि फीमेल लॉयर को एबिलिटीज़ को कोई पहचानेगा नहीं, उनकी कैपेबिलिटीज़ को कोई समझेगा नहीं, कुचल देगा। ये सब बातों से बाहर आना होगा। एफर्मेटिव एक्शन एट द बार, मतलब कि वुमेन को इंश्योर करना चाहिए कि वो सीनियर एडवोकेट बने, बहुत ज़्यादा लोग लॉयर्स आएँ, पार्टिसिपेट करें, जुडिशरी की हायर रिजर्वेशन हों, ठीक है, 50% ऐसे सजेस्टेड है, सीजीआई ने सजेस्ट किया तो वो करें। हायर रेट ऑफ प्रमोशन की ज़रूरत है, रीओरिएंट करने की ज़रूरत है कि ऐसा सिस्टम हो हमारा कि टीचर्स वर्क लाइफ बैलेंसेस, कि चाइल्ड रेजिंग का या डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मेन और वुमेन दोनों शेयर करके निभाएं, सिर्फ सारा भार वुमेन पे नहीं डाल देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा गाइस इसमें था। आप क्योंकि देखिए बहुत छोटी सा ये टॉपिक था, तो एक छोटा सा टॉपिक और है, लेट्स कंप्लीट इन दिस वीडियो ओनली, दैट इज एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम गाइस। अब देखो प्राइम मिनिस्टर ने ना लॉन्च किया है गवर्नमेंट का एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इसका एम क्या है कि जितने भी जो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट पैरामीटर्स में, उनको आगे लेकर आना है। तो अनाउंस किया गया इस बार बजट में 2022-23 के अंदर मेंशन किया गया, इवन यूनियन बजट आपका 23-24 के अंदर भी। तो ये किस मॉडल पे बन रहा है आपका, वही वाला जो आपका लॉन्च हुआ था ना एक प्रोग्राम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जो आपका लॉन्च हुआ 2018 में, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया, तो उसके साथ ही इसको बनाया जा रहा है। अच्छा, फीचर्स क्या है इसमें ना, बेसिकली लॉन्च करा जा रहा है 500 ब्लॉक्स 31 स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में। हाफ ऑफ दीज ब्लॉक्स, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, 6 स्टेट्स के अंदर बेसिकली है ये आपका, और उसमें हाउ स्टेट्स कैन ऐड मोर ब्लॉक्स भी आप ऐड कर सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको ऐसे ऐड कर रखा है। फिर इसका काम क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज जो एसेंशियल सर्विसेज हैं मल्टीपल डोमेन्स में पहुंचे, जैसे हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इन सब में ना क्या पहुंचे, एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज पहुंचे। की इंडिकेटर्स क्या है, गवर्नमेंट ने 15 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बनाए हैं मल्टीपल डोमेन्स में। तो स्टेट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो स्टेट स्पेसिफिक होके अपने लोकल चैलेंजेस को देखते हुए इनको डील करें। पीरियोडिक रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है, ताकि क्या हो, हेल्दी एंड डायनेमिक कॉम्पिटिशन अमंग द ब्लॉक्स आए। फिर फोकस क्या है आपका इसका पूरे प्रोग्राम का, वो है गवर्नेंस एनहांस करना, लोगों की लाइफ को, सिटीजन्स की लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। उसके बाद वाई फोकस ऑन ब्लॉक डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी ब्लॉक बेस्ड डेवलपमेंट 1952 में इंट्रोड्यूस हुआ था अंडर दी CDP, दैट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ब्लॉक्स। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी था, तो पहला काम क्या है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना, कि जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं ब्लॉक लेवल पर, वो अपना इंश्योर करें, ज़्यादा लार्जर देन प्रोपोर्शनेट शेयर अपना रखें। और उसके बाद लोकली अडेप्टेबल प्लानिंग भी हो, वन साइज फिट्स फॉर ऑल, है ना। तो ये कह रहा है कि ब्लॉक इंश्योर करें, ये भी अनअप्लाइड इज नॉट, है ना, हर किसी में आप वन साइज फिट्स ऑल तो कर नहीं सकते, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उस हिसाब से डील करना है। कहीं पे हो सकता है पानी की समस्या, कहीं हो सकता है किसी इरिगेशन की दिक्कत है, कुछ भी ऐसा हो अपने ब्लॉक में आप आइडेंटिफाई करो, जो भी आपका सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में जहाँ कमजोर हो उसको काम करना है। फिर ग्रास रूट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था, इसीलिए गाइस लाया जा रहा है। लोकल गवर्नमेंट को ना इससे बूस्ट मिलती है, कन्वर्जेंस एंड आपका जो देखो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी एक तरह से बढ़ रहा है इससे। तो इसीलिए समझ रहे हो आप जब भी किसी चीज़ के बारे में गाइस बात करो, आप कल को DM बनोगे, डायनेमिक होके सोचा करो, सारे एस्पेक्ट्स को अपने साथ लेके चला करो। फिर इससे क्या होगा, कन्वर्जेंस एंड अचीवमेंट ऑफ टारगेट। आप क्या सोच के चल रहे हो, आपको 2030 तक फुलफिल करना है SDG गोल्स, तो उसके क्रिटिकल गैप्स को फुलफिल करने के लिए ब्लॉक डेवलपमेंट का काम बहुत ज़रूरी है। आपको सभी को क्या देना है, गुड, आपको पानी अच्छा देना है, हेल्थ सबका अच्छा करना है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का इसके लिए देख लेते हैं। 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करने की बात की गई थी, 26 स्टेट एक यूटी में। फोकस एरिया क्या है कि भाई स्टेट मेन ड्राइवर है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जो भी अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है उसको काम करवाना है। की इंडिकेटर्स देखो, इसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन है, एजुकेशन है, वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, इन सब में काम करना है। डेल्टा रैंकिंग होती है इसके अंदर, क्या मतलब कि वो इंक्रीमेंटल चेंज देखती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि उनका की पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज आया। फिर ना देखो 3 अप्रोचेस पे काम करती है, तो 3 अप्रोचेस आपको बिल्कुल याद रखनी है। क्या क्या अप्रोचेस है, कन्वर्जेंस, यानी कि ऐसा हो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव लें कि वो सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंस्ट्रेंट्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे, सभी करें। उसके बाद कोलैबोरेशन, अब कोलैबोरेशन किसका होगा, सिविल सोसाइटी का विद योर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बॉडीज ऑल्सो। तो देखो मैं वही तो कह रही हूँ आपको, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इससे प्रमोट होगा। फिर कंपटीशन की बात आएगी, देखो इससे प्रमोट होगा, कंपटीशन होगा तो चैंपियन ऑफ चेंज, यानी कि सब फिर क्या सोचेंगे कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट को आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की। जैसे यहाँ पे देखो कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर में परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स में बढ़ गई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आने की वजह से 50% थी पहले वहाँ पे बच्चे आते थे, अब 95% आ रहे हैं 2022 में। तो इट्स वेरी प्रोग्रेसिव थिंग।
तो गाइज वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को प्रमोट करने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए ऐसी अप्रोचेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट योर पॉलिटी। शॉर्ट सेक्शन आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगा, उसमें आप देखते रहिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए आपको, क्योंकि डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द नेक्स्ट सेक्शन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।